नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक कर लिया था, आज हम करते हैं उससे आगे। इसके अंदर आपका क्या है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। सूक्ष्म जीवों से जो सामान्य रोग होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आता है इसमें क्षय रोग। क्षय रोग किससे होता है? आपका जीवाणु से होता है। और किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा फैलता है। आगे ये दिखा रखा आपका बचाव और उपाय। ठीक है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी व्यक्ति की वस्तुओं को अलग रखना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। फिर आपका आता है खसरा। खसरा जो होता है वो किससे फैलता है? आपका वो सूक्ष्म जीव में वायरस से फैलता है और वायु द्वारा फैलता है। और इसके भी जो बचाव के उपाय जो है वही होंगे। फिर आपका आता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी आपका वायरस से फैलता है और सीधे संपर्क से आता है। इसके भी वही जो बचाव उपाय होंगे। फिर आपका आता है पोलियो। पोलियो भी वायरस से फैलता है और वायु या जल द्वारा फैलता है। दूषित जल अगर पी लिया है, दूषित वायु आपने जो है संपर्क में आ गई तो उससे आपका पोलियो होता है। इसी तरह आपका हैजा है। हैजा जो आपका जीवाणु द्वारा फैलता है और संचरण का तरीका क्या है इसका? जल या भोजन। ठीक। इसके बचाव के तरीके क्या है? व्यक्ति स्वच्छता एवं अच्छी आदतें अपना ले तो उससे क्या होगा, रोग से हम बच सकते हैं। हैजे के बाद आपका आता है टाइफाइड। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? आपका जीवाणु के द्वारा फैलता है और जल से फैलता है। ठीक है। और इसके बचाव के तरीके क्या है? वही है जो हैजे के थे। व्यक्तिगत जो है स्वच्छता एवं अच्छे आदतें को अपनाना, भली भांति पके भोजन को करना, उबला पेयजल और टीकाकरण करना, मतलब पानी को उबाल कर पीना और उसके लिए जो है टाइम पर टीकाकरण करवाना। फिर आपका आता है हेपेटाइटिस ए। ये किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। और किससे फैलता है? जल से। इसके अंदर क्या होता है? उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना और टीकाकरण करना। फिर आपका आता है मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है? आपका प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ जो है वो किसके माध्यम से फैलता है? मच्छर के द्वारा। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? मच्छर से दूर रहना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो या तो रसायनों का प्रयोग करके मच्छर को मार दो, और अगर मच्छरों को नहीं मार सकते हो तो मच्छरदानी का प्रयोग करो, या फिर जो है मच्छर भगाने वाली जो वो आपकी दवाई जो आती है जो बॉडी पे लगाने से मच्छर नहीं काटते, वो आप यूज कर सकते हो। या फिर जो है मच्छरों के जो है प्रजनन को रोक दो भी। जहाँ पे मच्छर आपके इकट्ठा होते हैं, पैदा होते हैं, उस जगह को साफ रखो तो मच्छर आपके और पैदा नहीं होंगे। ठीक है। तो ये मलेरिया वाला जो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर देखो बाकी सब में जीवाणु वायरस आ रहे हैं, लेकिन ये इसमें एक अलग जो आपका प्रोटोजोआ जो है माध्यम आया है। तो ये आपका पेपर में आ सकता है भी, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको। अब चलते हैं आगे। फिर आपका आता है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। जंतुओं में सिर्फ मनुष्य के अंदर ही ये जीवाणु जो है वो बीमारी नहीं फैलाते, बल्कि पौधों में भी बीमारी फैलाते हैं, जंतुओं में भी बीमारी फैलाते हैं। ठीक है। अब जंतुओं में या उनमें कैसे बीमारी फैलाते हैं ये देखो। जो रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने 1876 में जो बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारण था। ठीक है। तो एंथ्रेक्स रोग जो वो मनुष्यों में भी फैलता है और पशुओं में भी फैलता है। और गांव में गाय जो होती है उसके अंदर मुंह खुरा एक रोग होता है, तो वो रोग जो है वो भी वायरस के द्वारा होता है। इसी तरह से हमने जंतुओं में रोग कारक जीवाणु पढ़ते हैं, पौधों में रोग कारक जीवाणु या सूक्ष्म जीव। ठीक है। जंतुओं में रोग होता है, इंसानों में रोग होता है, उसी तरह जो है पौधों में भी ये सूक्ष्म जीव जो है रोग फैलाते हैं। तो वो कौन कौन से रोग हैं, उन पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, उनके बारे में पढ़ते हैं आगे। ये आपका दिखा रखा है पहले आपका नींबू कैकर। ये रोग जो है वो किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा। और संचरण का माध्यम क्या है? आपका वायु। ये इसमें आगे चित्र दिखा रखा है भी, नींबू कैंकर रोग किस तरह का होता है। फिर आपका आता है गेहूं की रस्ट। ये किसके द्वारा फैलता है? कवक। और संचरण का तरीका क्या है? वायु एवं बीज।
जो कवक होती है उसके बीज जो होते हैं वो हवा के साथ जोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, और जहाँ पे भी वो गिरते हैं फिर वहाँ पे जो बीमारी फैला देते हैं, उससे आपके जो है ये बीमारी फैलती है। फिर आपका आता है अगला भिंडी की पीत। ये किससे फैलता है आपका? सूक्ष्म जीव वायरस से फैलता है आपका। और संचरण का तरीका क्या है? कीट के द्वारा वायरस जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो इसलिए इसको संचरण का तरीका कहा गया है। ये आगे इसमें चित्र दिखा रखा है किस तरह का ये रोग होता है। फिर आपका आता है इसके अंदर खाद्य विषाक्तन, मतलब फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग होता क्या है? आपने आसपास बहुत बार सुना होगा कि उसको फूड पॉइजनिंग होगी और उसकी मौत हो गई। तो होता क्या, जो हम खाना खाते हैं, या हो सकता है वो खाना ख़राब हो, या उसमें जो है कोई ज़्यादा वायरस हो, ठीक है, उससे क्या होगा कि वो खाना जो है एक खाने की जगह एक जहर की तरह काम करेगा। तो वो जहर जो है इंसान की जान भी ले सकता है, उससे उल्टी और दस्त हो जाते हैं, तो वो आपकी फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक, तो इसके अंदर दिखा रखा है सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, और यह क्या कहलाता है आपका? खाद्य विषाक्तन या फिर फूड पॉइजनिंग। उससे इंसान गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। फिर आपका आता है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का मतलब क्या होता है भी? खाद्य होगा आपका खाना, परिरक्षण मतलब उसकी रक्षा। हम खाने की रक्षा कैसे कर सकते हैं या खाने को कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे आप देखते हो कि अगर हम सुबह दूध रख देते हैं बाहर, तो शाम तक वो खट्टा हो जाता है, और गर्म करते हैं तो वो फट जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सुबह खाना रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद जो वो खाना ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो उसके तरीके इसके अंदर पढ़ेंगे। पहला आपका आता है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय क्या होता है? नमक एवं खाद्य तेल, इन दोनों का इस्तेमाल करके जो हम परिरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को परिरक्षी भी कह सकते हैं। नमक और जो खाद्य तेल होता है वो खाने को जल्दी ख़राब नहीं होने देता। जैसे आपने देखा होगा, जब हम बाज़ार से अचार लेके आते हैं तो उसमें काफ़ी सारा तेल होता है, तो वो तेल इतना सारा इसलिए होता है ताकि वो अचार जो ख़राब ना हो। ठीक है, और हर अचार के अंदर नमक तो मिलता ही मिलता है, आप देख सकते हो नमक ज़्यादा होता है उसमें। तो ये भी आपने देखा होगा भी, जो अचार होता है वो काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है, वो ख़राब नहीं होता, काफ़ी दिनों के बाद भी जो है उसको हम खा सकते हैं। तो वो किसके कारण होता है? आपका खाद्य तेल और नमक के कारण। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करके जो अगर हम खाने को बचाते हैं, रक्षा करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? परिरक्षण। इसमें आगे डिटेल से दिखा रखा है, नमक द्वारा परिरक्षण और चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी द्वारा कैसे? जैम, जेल, जली, स्क्वैश जो है वो इन तीनों को जो है चीनी द्वारा जो परीक्षित किया जाता है। ठीक है, तो इससे आपके जो जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है। फिर आपका आता है तेल या सिरके द्वारा परिरक्षण। कुछ सब्जियों में और अचार के अंदर सिरका भी डाला जाता है, उसको जल्दी खराब होने से रोकने के लिए। फिर आपका आता है गर्म एवं ठंडा करना। जो आपने देखा होगा, दूध जो आता है डेयरी के अंदर थैली में जो आता है आपका वीटा का जो, या मदर डेयरी का जो भी आता है, तो उसके ऊपर लिखा होता है पास्चराइज मिल्क। इसका मतलब क्या होता है कि वो दूध जो है पहले पूरा एकदम से गर्म करके फिर एकदम से जो वो ठंडा किया गया है, और एकदम से ठंडा करके फिर उसको जो वो पैक किया गया है। ठीक है, तो इस कारण जो जल्दी ख़राब नहीं होता। ये लिख भी रखा है देखो, पास्चरीकृत दूध। ठीक है, उसको बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। कई लोग आपने देखा हो, भूख लगती है तो सीधी वो दूध की थैली लेते हैं और सीधा उसको पी लेते हैं, क्योंकि वो दूध क्या होता है आपका? पास्चरीकृत होता है, उसको सीधा पिया जा सकता है। उसको पहले 70 डिग्री तक आपका गर्म करते हैं, फिर जो है एकदम से उसको ठंडा कर देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पास्चरीकरण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि पास्चरीकरण क्या होता है, पास्चरीकृत कैसे करते हैं खाने को।
फिर आपका आता है भंडारण एवं पैकिंग। अगर हम खाने की पैकिंग या उसका भंडारण जो है वो अच्छी तरह करेंगे तो उससे भी हम उसको ख़राब होने से रोक सकते हैं। मतलब अगर हम उसको वायु रोधी सील या पैकेट में अंदर उसको स्टोर करेंगे तो उससे आपका जो खाना जल्दी ख़राब नहीं होगा। फिर आपका आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? आपने जो है राइबोजियम एक जीवाणु होता है उसके बारे में पढ़ा होगा। वो क्या करता है? वो लेग्यूम पौधे जो दलहन होता है उसके अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, तो राइबोजियम जो होता है वो पौधों की ग्रंथियों में रहता है। ठीक है, और फिर जो है वो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है। और तड़ित द्वारा जो है वो तड़ित क्या होती है? आपकी बिजली, जो आसमानी बिजली होती है, उससे भी हम आपका जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो वो किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वो आपका पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसको पौधे या कोई भी जीव जंतु वो सीधे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन जो है बहुत ही उपयोगी तत्व है और ये आपका जो है 78% है पूरे आपके वायुमंडल के अंदर। ठीक, तो उसका कैसे इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम नाइट्रोजन चक्र के अंदर पढ़ेंगे। नाइट्रोजन चक्कर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग पेपर के अंदर आता है, 5 नंबर के अंदर आता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वायुमंडल, जो ये आपका वायुमंडल नाइट्रोजन दिखा रखी है ऊपर ऊपर, उसका पे स्थिरीकरण होता है। ठीक है, किसके द्वारा? तड़ित के द्वारा या फिर जो है जीवाणु नीले हरे शैवाल द्वारा। ठीक है, स्थिरीकरण के बाद जो है जीवाणु क्या करते हैं? इसके यौगिक बनाते हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन के यौगिक बना देते हैं। फिर वो यौगिक क्या होते हैं? आपके मिट्टी के अंदर रहते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। मिट्टी के अंदर जो आपके नाइट्रोजन के यौगिक आपके जो है उपस्थित हो जाते हैं। उनका इस्तेमाल फिर कौन करता है? उनका इस्तेमाल जो है पौधे करते हैं। किसके द्वारा? अवशोषण के द्वारा। मतलब अपने जो है पौधों के विकास के लिए, वृद्धि के लिए जो नाइट्रोजन के यौगिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और पौधों को फिर कौन खाता है? आपका जंतु खाते हैं। जंतु इन पौधों को खा लेते हैं। फिर जो वो जंतु जो अगर मर जाते हैं उस तरह जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, मतलब जंतु जो है बाद में मर जाते हैं तो उनका जो है वो जीवों को जो अपशिष्ट बचता है उसका फिर से आपका क्या होता है? स्थिरीकरण होता है और उससे फिर से आपके नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं। ठीक है, फिर यौगिकों से वापस क्या, जो आपके फालतू यौगिक बच गए जिनका यूज नहीं हुआ, जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, उनको जो है जीवाणु क्या करते हैं? फिर से नाइट्रोजन के अंदर बदल के फिर से वायुमंडल के अंदर उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजन चक्कर है और इसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। मतलब जो नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिर रखना। ठीक है, पौधे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जंतु भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी आपके नाइट्रोजन आपकी वातावरण के अंदर स्थिर है, ये आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और ये पूरा चक्र क्या आपका नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अब लास्ट में मैंने आपको पहले बताया था कि चैप्टर के जो लास्ट पेज होता है उसके अंदर पूरे जो चैप्टर होता है उसका सारांश होता है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, तो लास्ट पेज पे दिखा रखी है, वो आप पढ़ सकते हो। ये आपके लास्ट में जो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छी तरह नहीं पढ़ा है तो ये पूरा पेज पढ़ के जो है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो, अगर कोई जानकारी छूटती है तो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।